तो हम आज आप सभी से चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड। और यूनिट नंबर थर्ड जो है, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एमपी सेट और यूजीसी नेट का सिलेबस जो है एकदम सामान्य यानी कॉमन है। तो इसलिए मैं आप लोगों की जो क्लास अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ वो दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, एमपी सेट के लिए भी है और यूजीसी नेट के लिए भी है। तो देखिए, थर्ड यूनिट में कहा गया है कि व्यक्ति और समूह के साथ समाज कार्य, मतलब आप व्यक्ति के साथ यानी केस वर्क में और ग्रुप वर्क में किस तरीके से आप समाज कार्य की भूमिका निभाएंगे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, यानी 3, 4, 5 ये ऐसे यूनिट हैं जो समाज कार्य में आपको बता दूं 85% से लेकर, अगर हम बात करूं 90% तक प्रश्न यहीं से बनाए जाते हैं 5 यूनिट के बीच में। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। तो पहली यूनिट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कह रहा है थर्ड यूनिट में कि व्यक्तिगत समाज कार्य में जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर, है ना। मूलभूत संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में हमें जानकारी रखनी है। चलिए, तो एक बार आप लोग परिभाषा बताना चाहेंगे केस वर्क की, बताइए। सर यूनिट कौन कौन से इम्पोर्टेंट बताए थे आपने? 1 से लेकर 5 तक। फिफ्थ। 5th, हाँ। ओके। चलिए, अब ध्यान से सुनिए। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि व्यक्तिगत समाज कार्य क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य के द्वारा हम व्यक्ति की सहायता करते हैं, एक सेवार्थी की सहायता करते हैं, जिससे वह अपनी बात को समझिए, एक बार म्यूट हो जाइए, जिससे वह अपनी मनोसामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सामर्थ हो जाए। व्यक्तिक सेवा कार्य के द्वारा सामाजिक अथवा व्यक्तिक पुनर्निर्माण का कार्य तो नहीं किया जाता, परंतु ध्यान रखें कि व्यक्ति पर पड़ने वाली पर्यावरणीय दबाव, जो पर्यावरणीय दबाव होते हैं, उसको कम करके उसके व्यवहार और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की जो भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत सेवा कार्य में होती है। और व्यक्तिगत सेवा कार्य अगर आपसे कोई पूछे तो एक लाइन में बोल दीजिए कि किसी सेवार्थी के साथ, किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ जब हम काम करते हैं तो व्यक्तिगत समाज कार्य की भूमिका होती है। तो व्यक्तिक समाज कार्य की प्राथमिक प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा, समाज कार्य की बेसिकली 2 प्रणालियां हैं, एक प्राथमिक प्रणाली है, एक द्वितीयक प्रणाली है। और प्राथमिक प्रणाली का पहला पार्ट है व्यक्तिक सेवा कार्य, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की जो मनोसामाजिक समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है इस व्यक्तिक सेवा कार्य में। आप ध्यान देखिएगा कि सन 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान, मैं आपसे बात बता रहा हूँ, हालांकि यूसी में नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आप एक सोशल वर्कर हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान बेसेंट डिपॉल ने सहायता शब्द की शुरुआत की थी। क्या आपको पता है? बेसेंट डिपॉल ने 16वीं 17वीं शताब्दी में सहायता शब्द का प्रयोग किया था, और वो सहायता था केस वर्क में, ना कि ग्रुप वर्क में, ना ही कम्युनिटी वर्क में। आगे अगर हम बात करें आप लोगों से, तो व्यक्तिक सेवा कार्य में जो भूमिका रही है मैरी रिचमंड की रही है एक अहम भूमिका। और मैरी रिचमंड की भूमिका तब आई जब सोशल डायग्नोसिस किताब आई, सन 1917 में। तो व्यक्तिगत समाज कार्य की अगर मैं विशेषता की बात करूं तो देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के आधार पर या एप्लीकेशन बेस्ड के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं। पहली पॉइंट तो ये है कि व्यक्तिगत समाज कार्य आपस में मिलजुल कर कार्य करने की एक कला होती है। आपस में मिलजुल के मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ग्रुप के साथ, कम्युनिटी के साथ करना। आपस में मिलजुल के मतलब सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी के साथ कार्य करना। और जो सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है सेवार्थी के साथ, वो एक कला होती है सोशल वर्कर के पास। आपके पास एक कला है, आप वैज्ञानिक विधि लगाते हैं, सिस्टम लगाते हैं, प्रणालियाँ लगाते हैं, टूल्स लगाते हैं, रिसोर्सेज लगाते हैं, टेक्निक लगाते हैं। ये सब क्या है? ये प्रकार की क्या है? ये कला है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर महोदय ने जब समाज कार्य को 2 प्रणाली में बांटा तो उस समय उसने खुद कहा था कि समाज कार्य एक वैज्ञानिक और एक कला विधि है, या एक विज्ञान और कला है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट पर, तो सामाजिक संबंधों में अधिक अच्छे समायोजन लाने की कला है।
सामाजिक कार्यकर्ता ही उस समस्याओं का समाधान कर सकता है जो असामाजिक तथ्यों के कारण से जो व्यक्ति में अविचलित या एक प्रकार विचलित, या आप ये कह लीजिए कि असामाजिक तथ्यों को जो बार बार निकाल रहा या कर रहा है, उसको समायोजित करने का प्रयास करता है एक सामाजिक कार्यकर्ता। असंतुलित व्यक्ति को संतुलित करने की कला होती है सोशल वर्कर में। अगर हम बात करें वैयक्तिक सेवा कार्य में एक मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की बात करता है। मानवीय दृष्टिकोण मतलब जो व्यक्तिगत सोशल वर्क है वो मानवीय जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें परिवर्तन लाने की बात करता है, चेंजेस लाने की बात करता है, सोशल मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बात करता है, यानी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। वहीं अगर हम बात करें वैयक्तिक समाज कार्य, एक उलझे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करता है, और वो भी एक प्रक्रिया के माध्यम से, एक प्रोसेस के माध्यम से। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा, इनटेक सबसे अहम भूमिका निभाती है इसमें। पहले अध्ययन से चलता है, फिर निदान चलता है, फिर उपचार चलता है। इसके बीच में कई प्रक्रियाएं आने वाली हैं, उन पर मैं बात करूंगा, परंतु मुख्य रूप से मैरी रिचमंड ने 3 ही बताया है, अध्ययन, निदान, उपचार। मैरी रिचमंड ने बताया है। वहीं अगर हम बात करें वैयक्तिक समाज कार्य की जो मान्यताएं होती हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये हैमिल्टन का है। ये हैमिल्टन का है। इससे प्रश्न में आ चुका है क्वेश्चन में। एमपीपीएससी अगर मैं बात करूं 23 जनवरी 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि व्यक्ति और समाज में परस्पर निर्भरता होती है, और ये बात आप सबको अच्छे से पता है। इसी परस्पर निर्भरता को रेसिप्रोकल भी कहा जाता है, इसी परस्पर निर्भरता को ही अन्योन्यश्रित भी बोला जाता है ना। वहीं अगर हम बात करें तो वैयक्तिक समाज कार्य से संबंधित अधिकांश समस्याएं अंतःवैयक्तिक होती हैं, और उन समस्याओं का समाधान करने में एक मेडिकल सोशल वर्कर की एक अहम भूमिका होती है। वहीं अगर हम बात करें सेवार्थी की भूमिका उसकी समस्याओं को हल करने के लिए उत्तरदायीपूर्ण होता है ना। आगे देखिए और भी पॉइंट है कि वैयक्तिक समाज कार्य की आवश्यकता क्यों है। देखिए एक चीज़ तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सिगमंड फ्रायड का नाम आप सबने अच्छे तरीके से पता होगा। मालूम है सिगमंड फ्रायड? बताइए पर। सिगमंड फ्रायड के जो 3 ऐसे शब्द हैं सोशल वर्क में, है ना, याद रखेंगे आप सभी लोग। सिगमंड फ्रायड के अहम, अहंकार, परा अहम। ईगो, सुपर ईगो। बिल्कुल करेक्ट जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। इन शब्दों में सिगमंड फ्रायड ने अपनी अहम भूमिका निभाया है, और कहा है कि केस वर्क इसी पर आधारित है, मतलब इन्हीं में समस्या है और इन्हीं पर काम होना चाहिए। फ्रायड बेसिकली जब हम ईद की बात करते हैं फ्रायड की, तो फ्रायड कहता है कि ईड मानव की संरचना है जो पहले दिखाई दे देती है। सुपर ईगो और सुपर ईगो के साथ क्या है, ठीक उसी के विपरीत काम होने का। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति को तत्काल खुशी हो जाए, किसी व्यक्ति को मान लीजिए यह एक प्रकार से पशुवत बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने वाला एक्टिविटी है, जिसको हम ईद कहते हैं, जिसको हम ईद बोलते हैं, पशुवत बिहेवियर पर आधारित है। लेकिन जब हम बात करते हैं ईगो की, ईगो का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बताइए एक बार जरा, ईगो का मतलब बताइए, बताइए। अहंकार, अहम, अहंकार। हाँ नहीं, आपने सही बताया अहम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ उसकी डेफिनेशन। चलिए मैं बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जो आपने अहम चीज़ों को बताया है वो कहीं ना कहीं समस्याओं को कंट्रोल करने की बात करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जो है स्थापित करने की बात करना, या एक प्रकार से पॉजिटिव चीज़ों पर लेकर चलना, इसकी भूमिका जो होती है किस में होती है? अहम में। और ये अहम जो है ईद से उत्पन्न होता है। अहम जो है, ध्यान रखिए दूसरा भाग, जो अहम ईद से उत्पन्न होता है, इसका काम वास्तविकता को स्वीकार करना होता है, इससे निपटना होता है, ये सुनिश्चित करता है। ईद को जो है अगर हम बात करें आवेगों पर शासन किया जाए, उस पर जिक्र करता है ईद पर। तो जब बात सिगमंड फ्रायड ने ईगो की कही, किसकी बात? ईगो की, तो यहाँ पर एक प्रकार से वास्तविकता को रिलेट करने के लिए बोला।
वास्तविकता क्या है उसको रिलेट करने के लिए बोला। 2 साल के या 2 साल से उत्पन्न होना या आईडी के विपरीत काम करना, वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करना ईगो होता है। वास्तविकता पे कौन कौन सा आता है, ईद या ईगो या सुपर ईगो? ईगो। ईगो। समाजीकरण के परिणाम पर कौन आधारित होता है, ईगो, ईद, सुपर ईगो? समाजीकरण पे, समाजीकरण पे बताइए। समाजीकरण पे सुपर ईगो होता है। समाजीकरण पे क्या होता है, सुपर ईगो होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर, बताइए याद रहेगा। हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत और भी पॉइंटों पर विचार विमर्श करने का प्रयास करते हैं, तो जो सुपर ईगो है वो समाजीकरण में भूमिका निभाता है। किसमें भूमिका निभाता है, समाजीकरण में। क्योंकि फ्रायड ने कहा कि व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष बताइए, तो फ्रायड ने जब गत्यात्मक के पक्ष बताए तो वो 3 ही बताए थे, ईद, ईगो, सुपर ईगो। अब ईद किस पर आधारित था, ये एक ऐसे कंपोनेंट है जो जन्मजात प्रकृति पे था, जो मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप कार्य कर रहा था। जहाँ संस्कार, आदर्श, त्याग और बलिदान के लिए तैयार होने की बात आती है, वो किस में आती है, सॉरी नहीं, जन्मजात जो प्रकृति है, जहाँ पे वासनाएं, दमित इच्छाएं, जहाँ पे तत्काल सुख संतुष्टि पाने की बात होती है, वो किस पे आधारित है, ईद पे, ईद पे। जब मैं आपसे कहूँ कि अचेतन में कार्य करता है, किसमें, अचेतन में काम करता है, बताओ सिगमंड फ्रायड के जो गत्यात्मक है वो अचेतन में कौन काम करता है, ईगो। अचेतन में ईगो बता रही हैं मैडम आप, हाँ, ईद। अचेतन में ईद होता है, पार्श्विकता का प्रतीक माना जाता है। ईगो नहीं सर, पार्श्विकता का प्रतीक माना जाता है ईद को। इसका पार्श्विकता, पार्श्विकता। हाँ, पार्श्विकता बताता हूं आपको। पार्श्विकता का जो प्रतीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये एक प्रकार से अमानवीय व्यवहार को बताता है, हैवानियत शब्दों को बताता है, पशुता शब्द को बताता है, अमनुष्यता को बताता है। पार्श्विकता मैं लिख के दिखा दूं, हो गया, समझ में आ गया? पार्श्विकता ऐसे लिखा जाता है, देखिए, ओके, वेरी गुड जी। ईद में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 बातें बताई हैं, तीनों यूजीसी में पूछा जा चुका है। पहली बात, जन्मजात प्रकृति कौन, ईद। दूसरी बात, वासनाएं और दमित इच्छाएं पर कौन आधारित है, ईद। तीसरी बात, अचेतन में काम कौन करता है, ईद। पार्श्विकता का प्रतीक किसको माना जाता है, ईद। सुख और संतुष्टि पाना चाहता है, ईद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं अब ईगो के बारे में। ईगो बेसिकली एक सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं पर अनुरूप काम करने की बात करता है। मैं अगर आपसे बात करूं तो प्रेरणा देता है ये। संस्कार, आदर्श, त्याग और बलिदान जैसे तैयार शब्दों पर अगर हम बात करते हैं, वो ईगो का ही आता है। यहाँ पर देवत्व की प्रतीक पाया जाता है। देवत्व शब्द, कैसा शब्द पाया जाता है, देवत्व। देवत्व का मतलब देवता होने का भाव, धर्म, देवता का गुण, अमरतत्व, अमर तत्व, ऐसे शब्द रिप्रेजेंट होते हैं देवत्व में। और देवत्व, ध्यान रखिएगा, प्रतीक अहम का है। दूसरी बात, मान्यता और सामाजिक मान्यता और परंपराओं के अनुरूप अगर कोई मोटिवेट करता है, प्रेरणा करता है, तो वो है ईगो। तीसरी बात, संस्कार, आदर्श, त्याग, बलिदान शब्द अगर आता है तो ईगो में आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है सुपर ईगो। सुपर ईगो समझ रहे हैं सभी लोग ना अच्छे से? भाई बता दीजिए। जी सर। हाँ, क्या बोले सर, संस्कार, त्याग, बलिदान और क्या बोले हैं? हाँ, संस्कार, आदर्श, त्याग, बलिदान। अब सुनिए सर सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो को परा अहम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परा अहम बोला जाता है। अंतर आत्मा की प्रकट करने वाला एक ऐसा कंपोनेंट है ये
जो व्यक्ति को गलत मार्ग पर चलने से रोकता है। इदम और सुपर ईगो के बीच संघर्ष मध्यस्थता करने हेतु इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ने का काम करता है। अहम जो है मानवता का प्रतीक है, जिसका संबंध वास्तविक जगत से है, जिसे अहम दृढ़ और क्रियाशील होता है और यह व्यक्ति समायोजन होने में सफल भी रहता है। लेकिन इस प्रकार की जब व्यक्तित्व के 3 कंपोनेंट के मध्य में हम बात करते हैं तो इन तीनों कंपोनेंट के आधार पर जो सुपर ईगो है वो कहता है समायोजन का परिणाम है ये। जैसे पार्श्विकता होता है ईद में, ठीक उसी प्रकार से देवत्व की प्रतीक अहम में, ठीक उसी प्रकार से सुपर ईगो में भी समायोजन का परिणाम पाया जाता है। तो याद रखेंगे सिगमंड फ्रायड के ये नाम, जिन्होंने 3 ऐसे व्यक्तित्व के गत्यात्मक पक्षों पर बात किया था और जो केश वर्ग में इसकी अहम भूमिका रही थी। तो कहा गया कि इनके बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक आलंबन एक विधि है। आप शायद पहली बार तो नाम सुन रहे होंगे आलंबन। MSW आप लोगों ने जब पढ़े होते अच्छे से तो शायद आप लोगों को पता होता। सर आलंबन मतलब कि किसी के सहारे, किसी के सहारा। आलंबन सही बताइए, बोल रहे थे, सही बोल, अब बोलिए। तो आलंबन मतलब जैसे कविताओं में पढ़ते हैं तो किसी के प्रेम के सहारे या कुछ भी हो। बिल्कुल करेक्ट जवाब। जब हम इन्होंने कहा कि जब हम पोयम में उन चीज़ों को या भाव को या स्थायी भाव को जब जगाने का भूमिकाएं निभाते हैं तो वो आलंबन रिलेट कराता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब, वही चीज़ें हैं। तो आलंबन एक टेक्निक है, एक मेथड है और जो सोशल वर्क में यूज़ होती है और वो सोशल वर्क की केस प्रणाली में यूज़ होती है। पैरवी एक टेक्निक है, यूज़ होती है सोशल केस वर्क में। पैरवी गलत शब्द नहीं है, ध्यान रखेंगे। सोशल वर्क में टेक्निक में भूमिका निभाता है, इस बात को आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे। अच्छा, फिर कहता है कि जब इन शक्तियों के बीच तालमेल नहीं हो पाता है, किनके शक्तियों के बीच, ये 3 शक्तियां हैं, इनके बीच सामंजस्य नहीं बन पाएगा तो अहम कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति सामान्य कार्य जो है नहीं कर पाता है और उसे मनोवैज्ञानिक सहारा देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तब यहीं पर भूमिका जो है एक सोशल वर्कर की आ जाती है। तो व्यक्तिगत समाज कार्य की क्यों आवश्यकता पड़ी? सिगमंड फ्रायड ने कहा कि व्यक्तित्व की जब 3 गत्यात्मक पक्ष में असामंजस्य आ जाए तब जरूरत पड़ेगी। इन्होंने कहा, और तीनों के बारे में भी आपने देख लिया जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब हमारे सामने कहता है कि भारतीय समाज में आरंभ से ही व्यक्तिक आधार पर सहायता करने की परंपरा रही है और ये बात आपको पता है 16वीं 17वीं शताब्दी से, मालूम है कि नहीं? बताइए राजीव जी, ये बात 16वीं 17वीं शताब्दी से बेसेंट डी पॉल ने एक शब्द दिया था, वो शब्द मालूम है क्या है? जी, सहायता शब्द। वेरी गुड, क्या बात है। इसने इस शब्द की शुरुआत कर दी। आपको पता है फिर ये 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी आई और 19वीं शताब्दी में एक विद्वान है, उनका नाम है ओजानम। इस महोदय ने व्यक्तिगत सहायता की शुरुआत कर दी, व्यक्तिगत सहायता की शुरुआत कर दी। लेकिन पीछे नहीं रहे मैरी रिचमंड महोदय। इन्होंने भी सोशल डायग्नोसिस नाम की किताब लिखकर कह दिया कि व्यक्तिगत सेवा कार्य में ये शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो व्यक्तिगत समाज कार्य को परिभाषित करती है। सोशल डायग्नोसिस मैरी रिचमंड ने कह दिया, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर अगर मैं बात करूं तो कहा कि यहाँ पर निर्धनों को भिक्षा देने की असहायता जो है, असहायों की सहायता करने, निराश्रितों की सहायता करने, वृद्धों की सहायता करने आदि कार्य जो है किए जा रहे थे, जिन्हें समाज सेवा का नाम दिया गया। परंतु जब हम समाज सेवा का नाम दिए तो कोई टेक्निक वगैरह का नाम नहीं था, तब वहाँ केवल नाम था इच्छा के, अपनी इच्छा अनुसार। समाज कार्य वो होता है जहाँ पे आप किसी काम को एक वैज्ञानिक विधि से, एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी चीज़ के माध्यम, टेक्निक, उपचार वगैरह के माध्यम से जब करते तो वो समाज कार्य होता है। और लेकिन समाज सेवा वो होती है अपनी इच्छा अनुसार कर दो।
पेपर में सवाल भी आता है इस तरीके के, आप लोगों ने मैच भी किया है, ठीक है। तो उसको कहते हैं समाज कार्य, लेकिन उस समय समाज सेवा का नाम दिया गया था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा गया है तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि भारत में अमेरिका, इंग्लैंड की भांति शोषण का सफलतापूर्वक शिकार बनने वाले वर्गों की सहायता का प्रावधान प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। अब पहले इस सहायता को समाज सेवा के रूप में देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें अपना स्वरूप बदल दिया। आपको पता है 19वीं शताब्दी आई और 19वीं शताब्दी में समाज कार्य को एक व्यावसायिक समाज कार्य का नाम दिया गया। और उसी दौर वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर महोदय ने समाज कार्य में 6 प्रणालियों के बारे में जिक्र किया, जो 2 भागों में डिवाइड किया, जिनका उपयोग लोगों की सहायता की जाएगी। इस तरीके से उन्होंने कहा, जैसा कि देख रहे हैं, प्राथमिक प्रणाली और दूसरा सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली को ही गौड़ प्रणाली कहा जाता है, द्वितीयक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यूजीसी नेट और एमपी सेट आपके शब्द यूज करेगा सहायक प्रणाली। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिगत समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य, सामुदायिक संगठन जबकि आते हैं, जबकि सहायक प्रणाली में समाज कल्याण प्रशासन, सोशल वर्क, समाज कार्य शोध और सामाजिक क्रिया आते हैं। केस वर्क में प्राइमरी मेथड्स में केस वर्क, ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी वर्क, और सेकेंडरी मेथड में सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क के अंतर्गत ही सोशल रिसर्च एंड सोशल एक्शन, ये चीज़ें आती हैं। सोशल एक्शन में महात्मा गांधी जी ने, याद रखेंगे, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन करके एक किताब लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी 14 मार्च 2023 को ये पेपर में सवाल आया था सोशल एक्शन में। सोशल एक्शन में ध्यान रखिएगा, बिट्रो का नाम सन 1984 में इन्होंने प्रारूप दिए थे, और उसी में चैतन्यकरण का एक सिद्धांत है जो जागरूकता पर आधारित है, नाम आता है पाउले फ्रेरे का। आगे बात करते हैं, व्यक्तिगत समाज कार्य शब्द का उल्लेख सबसे पहले एडवर्ड टी डिवाइन के लेख में किया गया था, और जिन्होंने 1897 में 1897 लिखा हुआ है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी सचिव होने के बाद इन्होंने प्रकाशित किया, इन्होंने बाद में प्रकाशित किया। हालांकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, अगर मैं यूके की बात करूंगा तो आप बताइए उसकी स्थापना कब हुई? 1977। देखिए, यूके की बात कर रहा हूं 1969 तब 1877। बता दीजिए। देखिए, वैसे पेपर में तो आप लोग लगा ही लोगे। हाँ, चलो अब देखिए 1909 1909 में मैरी के सिम्फोविच, जो ग्रीनविच हाउस और न्यूयॉर्क में थी, और इनके सुझाव दिया कि व्यक्तिगत समाज कार्य उन परिवारों के लिए अधिक सहायता हो सकता है जिन्हें पुनर्स्थापन या पुनः स्थापना में सहायता या आवश्यकता है। कहने का मतलब, आप ये बात समझ लीजिए कि सन 1909 में मैरी के सिम्फोविच ने, जो ग्रीनविच हाउस में न्यूयॉर्क की बात में कर रहा हूँ, उनमें उन्होंने सुझाव दिया केस वर्क को लेकर। कहा कि केस वर्क परिवारों में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। अब परिवार समाज कार्य जो होता है, परिवार समाज कार्य के अंतर्गत परामर्श एक शब्द यूज हो जाता है, तब वह आता है सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास। पेपर में प्रश्न देखे होंगे आप लोगों ने, करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि केस वर्क भी उसके अंतर्गत जो प्रणालियां आ रही हैं, जो एक व्यक्ति के रूप में आ रहा है, वो परिवार भी है। परिवार को ग्रुप मत समझिए, ठीक है। सन जी जी समाजकार क्या बता, सूक्ष्म समाज कार्य क्या होता है ये बता दूं। सूक्ष्म समाज कार्य सर होता है एक, मतलब किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर जब हम काम करते हैं तो हम उसके डीप में जाके काम करते हैं। सूक्ष्म मतलब जैसे हमारे पास फाइन शब्द यूज होता है, माइक्रो शब्द इंग्लिश में हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जब हम इसको फाइन तरीके से करते हैं मतलब एक डीप में जाके काम करते हैं परिवार के साथ, अध्ययन निदान उपचार की प्रक्रिया, वो सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत आता है।
हालांकि डीप में ग्रुप वर्क भी होता है, डीप में कम्युनिटी वर्क भी होता है, परंतु ग्रुप वर्क कम्युनिटी वर्क इंडिविजुअल में नहीं आते हैं। परिवार जो होता है वो इंडिविजुअल में आता है। मैं मान लीजिए अगर मैं आप में से किसी बच्चे के साथ अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे उसको समाज की मुख्य धारा से अगर जोड़ना है तो मुझे उनके घर का, उनके पड़ोस का, उनके विद्यालय का पूरे डिटेल जानकारी होनी चाहिए ताकि मैं उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकूं। और ये पार्ट आपका जो परिवार परामर्श शब्द आता है वो शब्द केस वर्क का ही पार्ट है, ना कि ग्रुप वर्क का पार्ट है ना। 1894 और 1920 में ये देख लीजिए, 1894 है और ये जो है आपका 1920 है। इनके बीच मैरी रिचमंड ने, ठीक है, मैरी रिचमंड ने कई लेख लिखे हैं जिनमें से सबसे जो मुख्य रही है वो रही है 1917 यानी 1917। आपको बता दूं इनकी एक किताब आई 1922 में, एक किताब आई इनकी 1899 में। ये तीनों किताब सोशल वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब में बात करूं तो सन 1917 में सोशल डायग्नोसिस थी, व्हाट इज़ सोशल केस वर्क या फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क की बात हो 22 होगी। अगर हम बात करें 1899 की 1899 तो फ्रेंडली विजिटर करके किताब आती है अमंग द पुअर, हाँ, तो वो किताब आती है आपको 1899 में। तीनों इम्पोर्टेंट। पहली बार मैरी रिचमंड ने अपनी पुस्तक सोशल डायग्नोसिस में व्यक्तिगत समाज कार्य के बारे में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया और जिसमें व्यक्तिगत समाज कार्य को वैज्ञानिक आधार दिया। अगर मैं आपसे कहूँ समाज कार्य एक गत्यात्मक है तो ये किसका नाम आप लोग लगाना उचित समझेंगे, बताइए जरा एक बार। नहीं, समाज कार्य गत्यात्मक है। गत्यात्मक में बढ़ा चुका हूँ। जी सर, याद आ रहा है बस ध्यान नहीं आ रहा नाम। ओके, चलो देखिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समाज कार्य की मैंने परिभाषा के रूप में जब बताया था कि समाज कार्य एक गत्यात्मक होता है तो वहाँ पर आपका नाम आता है यंग लॉर्ड का। किसका नाम आता है? हाँ, और समाज कार्य वैज्ञानिक और कला है, विज्ञान और कला है। विज्ञान फ्रीडलैंडर का नाम आता है, बिल्कुल सही जवाब बताया आपने, ठीक है, बढ़िया। आइए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है समाज कार्य के संबंध में। थोड़ी सी बहुत परिभाषाएं भी जो हम लोगों से पेपर में पूछी जाती हैं, है ना। समाज कार्य जो समाज कार्य है वह एक गत्यात्मक कार्य है, बीजी खेर का नाम आता है, बीजी खेर का नाम आता है। और समाज कार्य जो गत्यात्मक है, जो समाज कार्य एक गत्यात्मक है वो बीजी खेर का है। और ध्यान रखिएगा जो समाज कार्य व्यक्ति और पर्यावरण के साथ अंतर संबंध है, किसके साथ? व्यक्ति और, हाँ, व्यक्ति और समाज के साथ क्या है? अंतर संबंध, पर्यावरण का अंतर संबंध। तो नाम क्या आएगा? यंग लॉर्ड, शाबाश। नैतिक मांगों पर आधारित है समाज कार्य। कुनुफ्का, बिल्कुल सही बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। फिर आगे अगर हम बात करें व्यक्तिगत समाज कार्य की परिभाषा में तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कहा गया है कि समाज कार्य प्राथमिक प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, वही व्यक्तिगत समाज कार्य होता है। व्यक्तिगत समाज कार्य सेवार्थी के अंतर्दृष्टि को उकसाने वाली एक प्रक्रिया होती है जो सेवार्थी के विभिन्न पहलुओं को जानकारी कराती है और इसके माध्यम से सेवार्थी के पर्यावरण में परिवर्तन लाने का प्रयास भी किया जाता है जिससे सेवार्थी की सोच और क्षमताओं का विकास हो सके और वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके और परिस्थितियों के साथ उचित समायोजन भी स्थापित कर सके। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। वहीं अगर हम बात करते हैं मैरी रिचमंड के अकॉर्डिंग तो 1915 में उन्होंने एक परिभाषा लिखते हुए कहा है कि व्यक्तिगत समाज कार्य परिभाषित करते हुए कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए उनके साथ मिलकर उनके सहयोग से विभिन्न प्रकार के कार्य को करने की कला होती है और इसका उद्देश्य एक ही
साथ व्यक्तियों और समाज की उन्नति करने से है। जस्सी ड्राफ्ट की बात करें, देखिए समाज कार्य में एक शब्द आता है कार्यात्मक अभिगम। कार्यात्मक अभिगम, अभिगम का मतलब अप्रोच होता है, उपागम होता है, ठीक है। और ये जो इसके जनक हैं ऑटो रैंक है, लेकिन इसी कार्य को आगे अगर कोई बढ़ाया है तो जस्सी ड्राफ्ट। तो जस्सी ड्राफ्ट ने सन 1920 में अगर बात करें तो व्यक्तिगत समाज कार्य में इन्होंने कहा है कि समायोजन रहित व्यक्ति की सामाजिक चिकित्सा है, जिसमें इस बात का प्रयास किया जाता है कि उसके व्यक्तित्व, व्यवहार और सामाजिक संबंधों को समझा जाए और उसकी सहायता की जाए, मत एक उच्चतर सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन प्राप्त कर सके। इस तरीके का जिक्र जो है जस्सी ड्राफ्ट ने कहा। सामाजिक चिकित्सा को अगर फॉलो किया व्यक्तिगत समाज कार्य में तो वो बेसिकली जस्सी ड्राफ्ट ने, और उसने कहा कि व्यक्तित्व में यानी उसकी पर्सनालिटी में, उसके व्यवहार में, उसके सामाजिक संबंधों में, ठीक है, उसको समझा जाए और उसकी सहायता की जाए। इस तरीके की बात केस वर्क में जस्सी ड्राफ्ट ने कहा था, ठीक है। हालांकि परिभाषा जस्सी ड्राफ्ट से नहीं आती है, ध्यान रखेंगे, फैमिली थेरेपी में इनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करेंगे, मैरी रिचमंड ने सन 1922 में एक परिभाषा केस वर्क में और लिखा, कहा कि व्यक्तिगत समाज कार्य का अर्थ होता है वह प्रक्रियाएं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए एक एक करके व्यक्तियों और उसके सामाजिक पर्यावरण के बीच समायोजन स्थापित कर सके, है ना। इसके बारे में बात करता है। आपने नाम सुना होगा जेबी वॉटसन के बारे में। जेबी वॉटसन का अगर कोई प्रश्न आता है तो वो केवल आएगा व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो जेबी वॉटसन है। आपसे पूछा जाएगा कि जेबी वॉटसन ने कितने माह के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका स्वयं का बच्चा था, 11 माह का बच्चा था, उसका नाम था अल्बर्ट, उस पर किया है। आपको बता दूं कि जेबी वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया था डरावनी आवाज़ निकाल के, हैं, और वो एक खरगोश पर, डरावनी आवाज़, ठीक है। तो असंतुलित व्यक्तित्व को इस प्रकार संतुलित बनाने और उसका पुनर्निर्माण करने की एक कला है कि व्यक्ति अपने पर्यावरण से समायोजन प्राप्त कर सके। इस तरीके की बात कर, मतलब असंतुलित जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है उसको संतुलित बनाना है, उसको पुनर्निर्माण करना है, और ये एक सब कला है, और ये व्यक्ति अपने पर्यावरण में ही कर सकता है, वहीं से हो सकता है ये। किस विद्वान ने कहा है कि बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है, आप जो चाहोगे वो बना दूंगा मैं। जी, सर जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन, वेरी गुड, जेबी वॉटसन, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, एक विद्वान थे क्वीन, सन 1922 में व्यक्तिगत समाज कार्य को व्यक्तिगत संबंधों में समायोजन लाने की कला बताया। तो व्यक्तिगत संबंधों को समायोजन लाने की कला है एक, यह परिभाषा क्वीन ने कहा था। ली ने कहा कि मानवीय मनोवृत्तियों में परिवर्तन करने की एक कला के रूप में परिभाषित किया है पीटर ली ने, जो 1923 में आया था, पीटर ली, ठीक है। ये रोनाल्ड महोदय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत समाज कार्य को परिभाषित इस प्रकार किया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेवार्थी को एक ऐसी समस्या के विषय में परामर्श दिया जाता है जो विशेष प्रकार से उसी की समस्या है और जिसका संबंध सामाजिक संबंधों की उन कठिनाइयों से है जिसका सामना कर रहा होता है। तो मैं आपसे कहूँगा रोनाल्ड के बारे में, बर्था रेनाल्ड ये है ना, बर्था रेनाल्ड है। बर्था रेनाल्ड में सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, मंत्रणा शब्द किसने दिया? बर्था रेनाल्ड ने। सर किस विद्वान ने ये कहा कि जो सेवार्थी जिस रूप में हो उसी रूप में हम उसे स्वीकार कर लें? बर्था रेनाल्ड ने बोला। बर्था रेनाल्ड ने ये भी कहा है कि सेवार्थी को एक ऐसी समस्या के विषय में परामर्श दिया जाए, ऐसे मंत्रणा किया जाए, मंत्रा परामर्श मतलब मंत्रा काउंसलिंग दिया जाए जो विशेष प्रकार की उसकी समस्या और जिसका संबंध सामाजिक संबंधों की कठिनाइयों से हो, जो उसकी समस्या कर या उस समस्या का समाधान करने के लिए ढूंढ रहे हो। तो ऐसी कंडीशन पर ये सोशल वर्क की भूमिका बनेगी, फिर सोशल केस वर्क की भूमिका बनेगी। तो ये परिभाषाएं हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है। पार्लियामेंट की एक परिभाषा इम्पोर्टेंट है जी। इसका नाम रेनाल्ड बर्थ है या बर्था रेनाल्ड है? बर्था रेनाल्ड आगे पीछे आ जाता है। रिसर्च में जब हम पढ़ते हैं तो बर्था रेनाल्ड आता है, रेनाल्ड बर्था जब आता है जब हम किसी परिभाषा वगैरह को जिक्र करते हैं। तो
रिसर्च में सबसे पहले हम टाइटल को आगे लिख लेते हैं। 1957 के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिक समाज कार्य में पार्लियामेंट ने एक प्रक्रिया बताया जिसका उपयोग कुछ मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं ताकि व्यक्ति की सहायता की जाए और मत सामाजिक कार्यात्मकता की समस्याओं का सामना उच्चतर प्रकार से कर सके। आपको पता होगा ये हेलन हॉरिस पार्लियामेंट महोदय के बारे में, इन्होंने जब व्यक्तिगत समाज कार्य के बारे में बता रहे थे तो इन्होंने 4 ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के मॉडल में यूज़ किया। और इन्होंने खुद कहा कि सबसे पहले व्यक्ति आएगा जो व्यक्तिक समाज कार्य होगा, फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद समस्याएं आती हैं, पहले पर्सन आ जाएगा, फिर उसके बाद कहा कि वो प्रॉब्लम आती हैं और प्रॉब्लम के बाद वो प्लेस आता है और प्लेस के बाद वो प्रोसेस आता है। ये 4 पीस क्रम है, सीक्वेंस है, इसको आप ध्यान रखेंगे खासकर। तो व्यक्तिगत सेवा कार्य की प्रक्रिया से तात्पर्य है कि क्रियाओं से जो निरंतर चलती रहती है और इनमें संबंधित प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है और व्यक्तिक सेवा कार्य प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन, निदान और उपचार की प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को व्यावसायिक व्यक्तिक सेवा कार्यकर्ता संचालित करता है। और व्यक्तिक सेवा कार्य की प्रक्रिया में, एक बार म्यूट हो जाइए मैम। व्यक्तिक सेवा कार्य की प्रक्रिया में कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच व्यावसायिक संबंधों का विकास होता है और कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रविधियों की सहायता से सेवार्थी की समस्या का समाधान करता है। तो एक ढूंढिएगा इनकी परिभाषा में 4 पीस, एक पर्सन यहाँ पे आ गया, एक प्रक्रिया यहाँ पे प्रोसेस आ गया और फिर एक प्लेस होता है और प्लेस बेसिकली संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और फिर एक लास्ट होता है प्रोसेस और प्रोसेस का मतलब होगा प्रक्रिया नहीं, कौन सा रह गया, व्यक्ति प्रॉब्लम रहेगी ना, समस्या, सर समस्या ये रहेगी, समस्या ये आ गई। हेलो हाँ सर, पहले पर्सन आएगा कि पहले प्रॉब्लम आएगा? पर्सन। पहले देखिए समस्या आती है ना, प्रॉब्लम। वही सर, आप पर्सन बोल रहे हैं तो वही मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि पहले तो प्रॉब्लम आता है फिर पर्सन आता नहीं नहीं, पहले व्यक्तित्व तो रहेगा ही, है। पहले पर्सन। पहले तो व्यक्ति रहेगा, व्यक्ति के, हाँ व्यक्ति के बाद प्रॉब्लम ही रहेगी। व्यक्ति के बाद नोट करना है, नोट कर लो एक बार ध्यान से, ठीक है। पहले व्यक्ति आएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर प्रक्रिया आएगी। ये मैंने MSW में पढ़ा है पर उसमें तो पहले प्रॉब्लम फिर पर्सन था, आप पहले पर्सन बता रहे हैं फिर problem। देखो ये इसने आयोग ने, आपको बता दूं कि आयोग में ये सवाल किया गया है और जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है आयोग ने उसी को सही माना है। हाँ ये बात आप ध्यान रखें। और इग्नू की बुक में भी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप उसका एक बार फोटो क्लिक करिए, ग्रुप में डालिए ताकि और भी बच्चे पढ़ें और भी बच्चे जानें उसके बारे में। फिर मैं भी उसके बारे में थोड़ा सा ढूंढता हूँ क्या चीज़ें इसमें है रही हैं, क्या चीज़ें नहीं। इग्नू का किताब को मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। व्यक्तिगत समाज कार्य में आपको बता दूं वो प्रश्न गलत है अगर आप हरिहंट की किताब देख रहे हैं। दूसरी चीज़ उस प्रश्न में गलती ये है कि बेसिकली उसने कंपोनेंट पूछा क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन वो व्यवस्था उसने गलत ऑप्शन दे दिया हरिहंट की किताब में। और वहाँ प्रश्न का जवाब था ये कि व्यक्तिगत समाज कार्य कंपोनेंट को पहचानो। अगर आप उसे ढूंढ रहे हो, अगर उस प्रश्न होगा आपके सामने तो उसको पहचानिए। चारों ऑप्शन अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। तो पहचान करना था वो प्रश्न। सर ये नवंबर 2017 में आया है क्वेश्चन। नवंबर 2017 का है, जून 2010 का है। जून 2010 भी देखिएगा, नवंबर 2017 भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फ्लोरेंस होलिस के बारे में पता है, समाज कार्य इन्होंने कहा, फ्लोरेंस होलिस ने, जैसे फ्रीडलैंडर की समझो आलोचना कर दिया इन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ आप प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हो सेवार्थी को, अगर आप कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से मतलब आप उसके सामने फेस टू फेस होकर समस्या का समाधान कर रहे हो, तो वह प्रक्रिया आपकी केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क होगी। फिर इन्होंने कहा कि अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ की समस्या का समाधान कर रहे हो, लाइक सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशंस, सोशल रिसर्च, सोशल
एक्शन, ये पार्ट जो होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। अपनी परिभाषा में इन्होंने एक चीज़ और बताओ, पर्सन इन सिचुएशन का नाम सुना होगा। मैं बात पर्सन इन सिचुएशन की कर रहा हूँ, ना कि मैं इन्वायरमेंट फिट की बात कर रहा हूँ। बात को समझिएगा, इन्वायरमेंट फिट अलग है, पर्सन इन सिचुएशन अलग है। ऐसी प्रक्रिया में फ्लोरेंस होलिस का नाम आया। और फिर इन्होंने अपने केस वर्क में कहा कि व्यक्तिक समाज कार्य मानव व्यक्तित्व, सामाजिक मूल्यों और उद्देश्यों के प्रति कुछ मौलिक मान्यताओं पर आधारित होता है। और व्यक्तिक समाज कार्य की यह मान्यता है कि सामाजिक संरचना का उद्देश्य व्यक्ति की इच्छित जीवन स्तर को जीने के योग्य बनाता है। व्यक्तिक राज्य के लिए नहीं बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए कल्याण के लिए विनिर्मित होता है। परिभाषाओं के अध्ययन और अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिक समाज कार्य एक सहायतामूलक कार्य है, ये बात पता हो गई। और यह ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रसित हो और उसके पर्यावरण में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे कि उसकी क्षमताओं का विकास हो सके और वह समाज में अच्छा समायोजन स्थापित कर सके। ठीक है, यहाँ पे विशेषताएं देख लीजिए। व्यक्तिक समाज कार्य के आपस में सहयोगात्मक प्रवृत्ति होने का कार्य करने की कला बताई जाती है। फिर सामाजिक संबंधों में अधिक अच्छे समायोजन लाने की कला बताई जाती है। व्यक्तिक समाज कार्य में कुसमायोजन व्यक्ति के सामाजिक उपचार की बात की जाती है। और फिर असंतुलित व्यक्ति को संतुलित करने की एक कला बताई जाती है। व्यक्तिक समाज कार्य मानवीय मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने की कला बताई जाती है। व्यक्तिक समाज कार्य एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्याग्रस्त जो व्यक्ति होगा उसकी काउंसलिंग होगी। व्यक्तिगत समाज कार्य सेवार्थी के लिए समुदाय में उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों को गतिमान करने के लिए पर्यावरण में बेहतर समायोजन रखने की एक कला बताई जाती है। व्यक्तिक समाज कार्य एक सहायतामूलक कार्य है। व्यक्तिक समाज कार्य जो है सेवार्थी को उसी रूप में स्वीकार करते हुए जिसमें वह है और उसकी सहायता करने और उसको उपयुक्त उपचार करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है ना। और व्यक्तिगत समाज कार्य उलझे हुए व्यक्ति को सुलझाने की एक प्रक्रिया मानी जाती है। तो जो असामाजिक तथ्य हैं, जो समस्याएं हैं सेवार्थी की, उसको निदान करता है और निदान करके उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। ये बात आप ध्यान रखें। वहीं अगर हम बात करें इसके उद्देश्य क्या हैं, सेवार्थी की मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें, पेपर में पूछा जाता है। और इसका समाधान करता है और सेवार्थी की मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाता है ये, और सेवार्थी में समायोजन लाने की एक क्षमता का विकास करता है ये। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आत्मनिर्णय मनोवृत्ति में विकास, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ये भी है जो अभी आपने पेपर में भी देखा है, आत्मनिर्णय मनोवृत्ति के सिद्धांत से प्रश्न। ठीक है, 2023 में ही 14 मार्च को। सेवार्थी को स्वयं सहायता जी आप निर्णयात्मक मनोवृत्ति से कैसे प्रश्न बना होगा? इसके प्रश्नों पे अगर हम बात करें तो ये सिद्धांत के रूप में था, है ना। सेवार्थी को हमें क्या बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। इसके सिद्धांत में जो विचार प्रकट होते हैं, जो चीज़ें दी जाती हैं, उनसे प्रश्न बनाए गए थे ये व्यक्तिक सेवा कार्य में। तो सिद्धांतों के बारे में अगर हम जिक्र करें तो क्या बता सकता है आत्मनिर्णय का सिद्धांत, बताइए जरा एक बार। पहले भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, आत्मनिर्णय के सिद्धांत के बारे में। हाँ, बताइए जरा एक बार, क्या बता सकता है ये? हाँ, स्वयं से निर्णय ले सके, स्पष्ट, बिल्कुल करेक्ट बात। और क्या बता सकता है ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत? कोई मतलब यह सिद्धांत जो है कार्यकर्ता को भी जो सेवार्थी के बारे में कोई भी अतार्किक या अवैज्ञानिक निर्णय लेने से रोकता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब। आत्मनिर्णय का सिद्धांत आपको बताऊं मैं, समाज कार्य में एक अहम भूमिका निभाता है। सिंपल सी बात है, आत्मनिर्णय का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो व्यक्तित्व और मनोप्रेरणा और इष्टतम कामकाज को जोड़ता है। यह बताता है कि प्रेरणा दो टाइप का होता है, एक आंतरिक एक बाहरी। दोनों प्रभावित होते हैं। तो समाज कार्य के सिद्धांत में आप ध्यान रखेंगे जो आत्मनिर्णय मनोवृत्ति का सिद्धांत होता है, ये बहुत ही फेमस है और इस बार आप लोगों से पेपर में प्रश्न आया भी था जी। सेवार्थी की क्षमता को प्रभावित करता है ये सिद्धांत जो है। बिल्कुल, देखिए ये बेसिकली आपको बता दूं,
सबसे मुख्य बात, व्यक्ति को अपने लिए सबसे उपयुक्त और चयन करने का जो अधिकार है ये बताता है। सेवार्थी की समस्या का समाधान के प्रत्येक चरण में उसे आत्मनिर्णय का पूरा अधिकार होता है और इसी संदर्भ में कार्यकर्ता को सेवार्थी की समस्या करनी चाहिए जिससे सेवार्थी उचित निर्णय ले सके और इससे सेवार्थी के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल सही बात। गुड। आगे बात करते हैं। सेवा नेतृत्व की क्षमता एवं योग्यता का विकास करता है। सेवार्थी की व्यक्तिक अध्ययन होता है और सेवार्थी की समस्याओं का सामाजिक निदान करना और उपचार करने की बात होती है और विभिन्न समाज विज्ञानों को सहारा लेते हुए सेवार्थी की चेतना का प्रसार करता है, पर्यावरण में परिवर्तन लाना और सेवार्थी की सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है ये। ठीक है। उसके बाद देखिए मौलिक मान्यताएं। अब मौलिक मान्यताएं हैमिल्टन के बारे में अभी शुरुआत में थोड़ा सा आपने 2-3 पॉइंट देखे थे, उन्हें बता देता हूँ आपको। देखिए व्यक्ति एवं समाज में पारस्परिक निर्भरता, पेपर में ये सवाल आ चुका है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात यह है कि सामाजिक शक्तियों और क्रियाशील रहते हुए व्यक्ति में व्यवहार और दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन लाकर उसे आत्मविकास का अवसर प्रदान करता है। ये दूसरी पॉइंट, ये भी ध्यान रखिएगा, जब शक्तियों की क्रियाशीलता आ जाए, व्यवहार दृष्टिकोण आ जाए, आत्मविकास का अवसर आ जाए तो बोल दीजिएगा हैमिल्टन का शब्द है ये। फिर अगर हम बात करें वैयक्तिक समाज कार्य के संबंध में रखने वाली अधिकांश समस्याएं अंतर्वैयक्तिक होती हैं। अंतर्वैयक्तिक शब्द आ जाए तो आप नोट कर लीजिए, हैमिल्टन का नाम लगा लीजिए। कीवर्ड्स को लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत मदद करेंगे। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सेवार्थी की भूमिका उत्तरदायी पूर्ण होती चाहिए। स्वयं की समस्या को सुलझा रहा है, ये बात कौन कहता है? हैमिल्टन कहता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत समाज कार्य की प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच समस्या के निराकरण और आवश्यकता की पूर्ति के लिए चेतन तथा क्रिया नियंत्रित संबंध होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चेतन और नियंत्रित जो संबंध होता है, ये शब्द किसने बोला है? तो हैमिल्टन ने बोला है। तो ये कीवर्ड्स हैं। अभी पीडीएफ ही आपके पास नहीं गई है, अभी मैं आप लोगों को ये पीडीएफ जो है आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? उसकी रिकॉर्ड वीडियो भेज दीजिएगा सर। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल दूंगा सर। अब देखिए, आप इसी को अंगभूत कह लीजिए या तत्व कह लीजिए या घटक कह दीजिए। व्यक्तिगत समाज कार्य के 3 शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। H.H. पल्लामेन। अब पल्लामेन ने 1957 में रॉबर्ट बिस्टिक की तरह ही 1997 में जब उन्होंने 1957 में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो केसवर्क में रॉबर्ट बिस्टिक ने 7 सिद्धांत दे दिए और उसी समय पल्लामेन ने भी 1957 में समस्या समाधान के जो है तत्व में, घटक में, अंगभूत में इन 4 शब्दों को भी प्रयोग में ला दिया। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने 4 शब्द के बारे में, सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? जरा बताइए। नहीं सुना है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए फिर। हाँ, अभी तो बताया था थोड़ा सा। पर्सन प्रॉब्लम प्लेस और प्रोसेस। अरे वाह, क्या बात है, याद हो गया यानी आप लोगों को, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे अगर मैं बात करूँ, देखो एक एक शब्दों के बारे में थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। पहले यहीं समझा देता हूँ एक एक लाइन में, बहुत बड़ा नहीं है ये, बहुत ईजी होता है। अगर बात किया जाए व्यक्ति की, तो ये एक ऐसा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वृद्ध, युवा, बालक, महिला। किसी संस्थान में सहायता लेने वाले व्यक्ति को सेवार्थी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताइए, सेवार्थी बोलेंगे ना? और मान लीजिए कि व्यक्तियों की यद्यपि कोई अन्य व्यक्तियों के समान होता है, लेकिन उस समय कुछ भिन्नताएं प्रकट हो जाती हैं, तो हम कहते हैं भैया व्यक्तिकरण है। भिन्नताएं भी हो सकती हैं, रीज़न इसमें ये सत्य बात है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो समस्या चाहे कोई भी हो, वह प्रत्येक स्थिति में पूर्णता से प्रतिक्रिया करता है और इसकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, विगत, वर्तमान तथा भविष्य के चक्र में हमेशा फंसा रहता है। सेवार्थी जब भी संस्थान में आता है तो उसका उद्देश्य उसकी मनोसामाजिक समस्या का समाधान प्राप्त करना। अब सेवार्थी बालक भी हो सकता है,
युवा भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है कि नहीं? ये बात आपकी सही है। दूसरी बात, समस्या। समस्या क्या है? अब ध्यान सुनिए। समस्या जो व्यक्ति की जीवनचर्या में व्यवधान और कष्ट उत्पन्न करता है, वही तो समस्या है। तो उसे सामान्यतः समस्या का नाम हम लोग दे ही देते हैं। तो समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति सामाजिक भूमिका पूरी करने में बाधा अनुभव कर रहा हो। सामाजिक भूमिका पूरा करने में बाधा अनुभव कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन पे उत्पन्न समस्या के समाधान में अपने आप को असमर्थ पाता है। तो संस्था में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य सहायता प्राप्त करना, जिससे वह अपनी भूमिका और आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसीलिए तो आया है, तो समस्याएं लेकर आता है वो। अब समस्याएं चाहे वो मनोसामाजिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, नैतिक रूप से हो, संचारी रूप से हो, किसी भी रूप में समस्याएं उसके पास हो सकती है ना। और उसके बाद आता है स्थान। क्या मैं स्थान को संस्थान बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो सेवार्थी जिस स्थान पर सहायता के लिए आएगा, आता है, तो उसी हम लोग बोलते हैं सामाजिक संस्था है। और व्यक्तिगत सेवा कार्य केवल सामाजिक संस्था के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। केवल, बात को ध्यान रखिएगा, केवल व्यक्तिगत कार्य केवल सामाजिक संस्था के माध्यम से उत्पन्न होता है, और सेवार्थी की समस्या का समाधान संस्था के माध्यम से होता है। तो संस्था बताइए, सार्वजनिक भी हो सकती है, सार्वजनिक हो सकती है, नहीं हो सकती? भाई गवर्नमेंट, सबके लिए संस्था। अच्छा, निजी भी संस्था हो सकती है कि नहीं? प्राइवेट एनजीओ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो निजी सभी के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जिनको जानना कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है। अब संस्था समाज की इच्छा और विशिष्ट समूह की इच्छा को स्पष्ट करती है, और यह एक कार्यक्रम का विकास भी करती है ना, जिसके द्वारा एक कार्यक्रम का विकास करती है और जिससे एक विशेष क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। तो ये इंस्टीट्यूट करता है, संस्था करती है, स्थान होता है वो। तो पहले हमें स्थान को जानना भी ज़रूरी है। अब स्थान आप कहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं? निजी संस्थान के रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं कि सार्वजनिक संस्था है? कहाँ पे, कौन संस्था है? अगर गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई तो आप कहोगे सार्वजनिक संस्था के रूप में, प्राइवेट में काम कर रहे हो तो आप निजी संस्था का नाम ले लोगे। अब बात आती है प्रक्रिया। प्रक्रिया बेसिकली व्यक्तिगत सेवा कार्य में मुख्य रूप से समस्या समाधान करने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इस प्रक्रिया के द्वारा संभव ही नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। केवल आंतरिक और बाह्य समायोजन के संबंध में समस्याओं को उसको परिधि के रूप में रखता है। तो व्यक्तिगत सेवा कार्य की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की समस्याओं से संबंधित है। पहला तो ये कि असंतोष के स्थान पे संतोष दिलाना, और इसी समस्या के समाधान के लिए 3 प्रकार के साधन सेवार्थी को जो है सहायता करती है। प्रथम चिकित्सा से संबंधित, द्वितीय कार्यप्रणाली से संबंधित, तृतीय समाधान के अवसर। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्तमान स्थिति में अधिक संतोष दिलाना, बेसिकली व्यक्तिगत सेवा कार्य की 2 प्रक्रिया होती हैं, और जो 2 प्रकार की समस्याएं होती वो आप ध्यान रखेंगे। पहला आपका क्या बनता है? असंतोष के स्थान पे क्या दिलाना है? संतोष। दूसरा, वर्तमान स्थिति में अधिक संतोष दिलाना, वर्तमान स्थिति में अधिक संतोष दिलाना, ये 2 प्रक्रिया है। लेकिन इन्हीं समस्या के समाधान में 3 बातें आती हैं, यानी 3 साधन आता है इन्हीं समस्या समाधान में। पहला थेरेपी, जिसको चिकित्सा कहते हो। दूसरा कार्यप्रणाली का निश्चित रूप, कार्यप्रणाली, टास्क, कार्य क्षमता,
आप ये भी कह सकते हो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क। और तीसरा समाधान के अवसर। बस 3 बातें ध्यान रखें। यही आपकी प्रक्रिया जो अंग है पार्लियामेंट का, यही क्लियर हो गया। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा। व्यक्तिगत समाज कार्य में व्यक्ति का तात्पर्य सेवार्थी से मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रसित है। वह व्यक्ति एक पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, बालक हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है। मैंने बताया अभी आपको। अपनी समस्याओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अस्पष्टता सहायता चाहता है, तो व्यक्तिगत समाज कार्य उसको सहायता देगा। तो कोई भी समस्या का व्यक्ति समायोजन को प्रभावित करती है, और इसका स्वरूप कैसा है क्यों ना हो। समस्या शारीरिक हो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि प्रकृति का भी हो सकता है। वस्तुतः व्यक्तिक समाज कार्य में समस्या वही आती है जो व्यक्ति सामाजिक क्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, और उन समस्याओं के कारण व्यक्ति का सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह समस्या से ग्रसित हो जाता है। व्यक्तिक समाज कार्य इसी असंतुलन को समाप्त करने का प्रयास करती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए खासकर। क्लियर रहेगा? अब संस्थान में क्या होता है? ये संस्थान है, संस्थान लिखा हुआ है। संस्थान में ऐसी संस्थान नहीं, वही संस्थान या स्थान है ना। तो ऐसी संस्था है जिसके तत्वाधान में व्यक्ति की सहायता की जाती है, और वह संस्था सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है। मैंने अभी बताया आपको सार्वभौमिक निजीकरण को लेकर। सेवार्थी की विशेष सहायता उन्हीं संस्थानों का तत्वाधान में अथवा संस्था के बाहर कार्यकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो व्यक्तिक समाज कार्य में संस्था ऐसी कंपोनेंट है, ऐसा घटक है जो सेवार्थी की सहायता करने में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करती है। बस सिंपल है और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। बड़ा इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं तो आपको पता हो चुकी हैं, है ना। अब कल हम लोग देखेंगे यहीं से भारत में व्यक्तिगत समाज कार्य का थोड़ा सा इतिहास, और जो बचा हुआ पॉइंट है आगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और एक क्लास कल आप लोगों की एक 1 PM है, 6:30 रहेगी एक क्लास कल, और एक क्लास आपकी 8:30 PM रहेगी। ठीक है, तीनों क्लासेस चलेंगी। अब डेली आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखें, क्लासेस छोड़े ना आप लोग। डेली देखो, अगर आप समाज कार्य के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वो तथ्य आपको याद रहेंगे। वो चीज़ें आप एग्ज़ाम में आएंगी जैसे, तो आपको तुरंत अचेतन वहाँ पे जागृत हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सोशल वर्क के बारे में डेली पढ़ें, डेली देखें, सारी चीज़ें करें, और आसानी से आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक होगा। ठीक है, रिज़ल्ट आप लोगों का हालांकि आज तो नहीं आया, लेकिन 1-2 दिन में यानी कल परसों में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं UGC नेट की। ठीक है, पूरी संभावनाएं हैं। और MPPSC का जो है फॉर्म भरा जा रहा है जी। MPPSC का फॉर्म भरा जा रहा है, निश्चिंत रहें। वहाँ जब आप एक कॉलम आएगा, उस कॉलम में लिखा रहेगा UGC नेट के लिए सोशोलॉजी सब्जेक्ट, तो आप सोशोलॉजी वाला ही क्लिक करिएगा। भले आप सोशोलॉजी वाले नहीं किए हैं तो घबराइएगा मत, आपको वहाँ पे सोशोलॉजी को भी और समाज कार्य को एक साथ विषय के रूप में रखा गया है, इसलिए आप वहाँ पे क्लिक करेंगे सोशोलॉजी को ही। ठीक है, फॉर्म भरेंगे तो ये ज़रूर आपको दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से भरिएगा MPPSC का फॉर्म। ठीक है, अब कोई क्वेरी जी सर? नेट क्लियर हो ही भरेगा इसको? हाँ, जो नेट क्वालिफाई करेंगे तो 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा, 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा जी। हेलो जी सर, बोल रहे थे वीडियो या PDF सब में वो टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज अगर मेंशन किया हो रहेगा ना, या फिर लेक्चर वाइज, तो शायद हम लोग को फाइंड आउट नहीं। तो अभी जो आपके पास PDF गई है सर ग्रुप में, केवल यूनिट एक ही PDF गई है, और वीडियो भी जो गया है वो प्लेलिस्ट का गया है पहले का, है ना।
तो उसमें केवल पहले ही गई, तो उसमें प्ले लिस्ट आप ओपन करोगे तो सारा, और नाम तो मैंने जब आप ओपन करोगे तो उसमें नाम तो लिखा रहेगा, ये केस वर्क है, ये ग्रुप वर्क है, ये समाज कार्य, ये समाज कार्य का इतिहास है, उस पर लिखा हुआ है। वो तो खैर है सर, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर वो लेक्चर नंबर या फिर वो यूनिट नंबर के साथ अगर मेंशन रहेगा तो शायद थोड़ा सा बेटर रहेगा सीरियल वाइज का थोड़ा ये करने में। और ऐसे नहीं, उसके बजाय अगर आप डेट कहो तो बढ़िया रहेगा, डेट वाइज, अगर उसकी जगह डेट बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, वो ठीक रहेगा कि इस डेट को ये हुआ विषय, इस डेट को ये हुआ सब्जेक्ट टॉपिक, कुछ भी एक मेंशन, ताकि वो उसमें एक पता चलेगा कि हाँ ये सीरियल वाइज है। अगर यूनिट वाइज भी रहेगा कि हाँ यूनिट नहीं प्लेलिस्ट तो मैं दे रहा हूँ ना सर, प्लेलिस्ट तो दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट भी ओपन करोगे तो पूरा यूनिट आ जाएगा वो। प्लेलिस्ट में आपको सेकंड यूनिट जा ही नहीं सकता पहले यूनिट का, प्लेलिस्ट तो जा रहा है, इसलिए मैं प्लेलिस्ट का नाम डालता हूँ, है ना। चलिए कोई नहीं, बाकी आप पढ़िए अच्छे से, प्लेलिस्ट देखिए, और वीडियो अभी मैं एक बार इसकी पीडीएफ जो है यूनिट 3 पहले एक बार यूनिट 1 की पीडीएफ भेज दूँ, कुछ बच्चे उनको मैं पर्सनल भेज देता हूँ, चलो अच्छा ठीक है। सबके पास तो यूनिट 1 की पीडीएफ होगी, कुछ ही बच्चे होंगे जिनके पास यूनिट 1 की पीडीएफ नहीं गए हैं, मुझे मैसेज कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप पे यूनिट 1 की पीडीएफ पहुंचा दूंगा, और बाकी फिर मैं आप लोगों को जो है यूनिट 3 की पीडीएफ और प्लेलिस्ट जो है आपको डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है ना सर जी। और सेकेंड की सर, सेकंड की पीडीएफ भी जाएगी, सेकंड की पीडीएफ में भेज देता हूँ एग्जाम सर 13 से जी। अच्छा ठीक, 13 का एग्ज़ाम क्या है सर 3 जरा बदल दीजिएगा जी। 13 से 23 के बीच जून में होगा सर, पक्का है? डेट आ गई क्या? नहीं आई नहीं, ऐसा टेंटेटिवली पता चला है। अच्छा कब रहती है सर एग्जाम? तो ये तो बेसिकली वो आते हैं ना, ये सब वो मतलब पक्का वो ऐसा न्यूज़ नहीं, साइड पे अगर न्यूज़ हो तो वो बढ़िया रहता है ना, ये सब तो वैसे में बना पहले आया था ना सर, हाँ, तो उन्होंने दिया है, वो नोटिस आ गया ना सर। नहीं तो वो उनके सचिव है ना, क्या नाम था उनका, यूजीसी के, वो उन्होंने बोला है क्या, ट्वीट किया क्या? अगर ट्वीट किए हैं तो फिर तो तय है। अभी नहीं सर, उस समय आया था ना सर, फॉर्म भरा रहा था सर, अच्छा तो दिसंबर वाला सर। अच्छा तो फिर होगा, फिर डेट होगी, फिर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तो है ही है जून में, फाइनल हो गया है सर। अच्छा देखो जून में तो एग्ज़ाम है, चाहे वो 13 को या 15 को हो, वो नोटिस आ चुका है सर, पहले ही नोटिस आ चुका है, 2-3 महीना पहले ही आया था। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से करो, सब चीज़ें अच्छे से करो, कंटेंट में दे रहा हूँ सारी चीज़ें, आपको बता भी रहा हूँ, जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आने की संभावनाएं भी बता रहा हूँ आप लोगों को, और मेरा जो लास्ट की जो क्लासेस हुई हैं उसमें आप लोगों को पता चल चुका है कि मैंने जितनी चीज़ें आपको बताता हूँ कि IMP है उसको आप ध्यान दो, और उसका रिज़ल्ट आपने देखा भी है कि किस तरीके से वो पेपर में आया। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग फिर आप मेहनत करें, उसी चीज़ों से ध्यान दें। बाकी यहाँ पे तो इस बार आप लोगों का निकल ही जाएगा, ठीक है, नए बच्चों को बता रहा हूँ मैं, नए बच्चे खासकर इस पर ध्यान दें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल हम लोग। वीडियो भेज दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल अपलोड करके भेजता हूँ सर, ओके सर। सर 1 का टेलीग्राम पर दे दीजिए सर, लिंक।